हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इन सभी के विभिन्न चरणों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होती है। तो कोशिका विभाजन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो एक कोशिका होती है वह अपनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, संतति कोशिकाओं को जन्म देती है। हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह जो कोशिका दो भागों में विभक्त होती है और इससे जो नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात कोशिका विभाजन का महत्व क्या होता है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा नए प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है और ये कोशिकाएं शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है, साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्थान, नवीन अंगों की वृद्धि और साथ ही लैंगिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में भी यह कोशिका विभाजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका विभाजन सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा प्रकार होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का विभाजन होता है जिसे कहा जाता है असूत्री विभाजन। तो चलिए सबसे पहले हम असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन मूल रूप से जो आदिम जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन सभी में इस प्रकार का कोशिका विभाजन पाई जाती है। और इसमें जो कोशिकाएं होती है वह सामान्य रूप से विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाती है। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में जो एक कोशिका होती है वह दो भागों में विभक्त होती है। तो यह विभाजन असूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। अब हम अगला पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन को परोक्ष विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसमें जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वह समसूत्री विभाजन के माध्यम से होती है, जबकि हमारे शरीर की जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से विभाजन होता है। तो इस अंतर को हमें याद रखना है कि जो कायिक कोशिकाएं होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जब जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया होती है, अर्थात हमारे शरीर में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और यह जटिल प्रक्रिया होती है, यह विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से जो मातृ कोशिका होती है उसके द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। और परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। हम आगे पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और यह कायिक कोशिकाओं में होती है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से सजीवों की वृद्धि, घावों को भरना, सजीवों का पुनरुद्भवन, इन सभी में समसूत्री विभाजन सहायक होते हैं और इन्हीं कोशिका विभाजन के माध्यम से ये सभी क्रियाएं संचालित होती है। अब हम अगला पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन के विभिन्न चरण। समसूत्री विभाजन एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कि विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण होता है विश्राम अवस्था या फिर इंटरफेज अवस्था, दूसरा अवस्था होता है प्रोफेज अवस्था, तीसरा चरण होता है मेटाफेज अवस्था, चौथा चरण होता है एनाफेज अवस्था और पांचवा चरण होता है टेलोफेज अवस्था। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम विश्राम अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में केंद्रक जाल केंद्रक द्रव में विस्तृत रूप से फैले होते हैं। जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होती है जहाँ पर जो जलिका होती है उसे क्रोमेटिन जलिका कहा जाता है। तो विश्राम अवस्था में जो केंद्रक जाल होती है वह केंद्रक द्रव में विस्तृत रूप से फैला होता है और जो कोशिकाएं होती है उसमें जल योजन होने के पश्चात गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। जल योजन का तात्पर्य होता है इससे जल निकलने के पश्चात यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अगला चरण होता है प्रोफेज अवस्था। इस अवस्था में जो क्रोमेटिन जाल होती है, धागे के समान संरचना, वह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और इन टुकड़ों को गुणसूत्र कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर एक दानेदार संरचना होती है जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र में जो अर्धभाग होती है उसे अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमेटिड कहा जाता है और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो प्रोफेज जो होती है वह दूसरा चरण होता है। पहला चरण होता है विश्रामावस्था। जो कोशिकाएं होती है उसमें तारक का स्थित होती है, वह एक प्रकार की कोशिकांग होते हैं। वह दो भागों में विभाजित होती है और दो भागों में विभाजित होने के पश्चात यह कोशिका के ध्रुवों की ओर खिसक जाती है। जो कोशिका होती है उनके दोनों सिरों को ध्रुव कहा जाता है। तो यह जो तारक होती है वह विभाजित होती है और कोशिका के ध्रुवों की ओर खिसक जाती है।
प्रत्येक तारकय के चारों ओर तारक रश्मियाँ होती है और दोनों तारकय के बीच में तुर्क धागों का निर्माण होता है। अर्थात जो तारकय होती है वह दो भागों में विभाजित होती है, तो उनके मध्य में तुर्क धागों का निर्माण होता है। उसके बाद जो तीसरा चरण होता है उसे कहा जाता है मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में जो तुर्क होते हैं वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का है वह तुर्क होती है जो कि तारकय के द्वारा निर्मित होती है। जो तुर्क होते हैं उसके बीचों बीच मध्यवर्ती रेखा में गुणसूत्र खिसक कर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वह तारकय के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो अगला चरण होता है उसे कहा जाता है एनाफेज अवस्था। इस अवस्था में जो प्रत्येक गुणसूत्र होते हैं वह सेंट्रोमियर से अलग हो जाते हैं और वह दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है उसके दोनों क्रोमेटिड विकसित होने लगते हैं और इस प्रकार विकसित होने के पश्चात वह संतति गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो अगला चरण होता है वह होता है टेलोफेज अवस्था। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं उनका जलयीकरण होता है। जलयीकरण का तात्पर्य होता है उसमें जल मिलता है। उसके पश्चात जो गुणसूत्र होते हैं उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और इस प्रकार एकमात्र केंद्रक से दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है। केंद्रक के निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात अगला चरण होता है साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया। साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया में जो कोशिका द्रव होते हैं वह अलग होते हैं। उसके पश्चात अंत में जो कोशिकाएं होती है वह अलग होती है। इस प्रकार दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया होती है वह टेलोफेज अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है और इस प्रकार जो कोशिका द्रव होती है वह विभाजित होकर दो नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। पादप कोशिकाओं में एक अलग प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो तुर्क होते हैं उसके बीचों बीच कणिकाएं एकत्रित होती है और वह संयोजित होकर कोशिका पट्टिका का निर्माण करती है और ये कोशिका पट्टिका के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार निर्मित हो जाती है और इस प्रकार दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होती है। अभी हमने पढ़ा हुआ समसूत्री विभाजन था। इसके पश्चात हम अगला विभाजन पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होती है। जो मनुष्य में अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं वे जनन कोशिकाएं होती है, उसमें जो विभाजन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस विभाजन के माध्यम से जो जंतुओं के शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, साथ ही जो पादप के नर और मादा युग्मक होते हैं, उसमें विभाजन की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। हमने देखा समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस कारण इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूनकारी कोशिका विभाजन। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और यह गुणसूत्रों के आधा होने की प्रक्रिया युग्मकों के निर्माण के समय होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उस समय युग्मकों का निर्माण होता है और उसी समय यह जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह आधी हो जाती है। युग्मकों में सामान्य गुणसूत्र की संख्या की आधी संख्या मौजूद होती है और इसे कहा जाता है अगुणित कोशिका। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तो उसे कहा जाता है अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका में केवल गुणसूत्र की एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र में से केवल एक ही प्रतिलिपि जो होती है वह अगुणित कोशिका में जाती है और युग्मकों के आपस में मिलने के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। उसके पश्चात जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह पुनः दुगनी हो जाती है, अर्थात जो मादा होती है उसमें आधा प्रतिलिपि आती है और जो नर होते हैं उसमें आधा प्रतिलिपि आती है। इन दोनों के मिलने के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या पुनः दुगनी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है द्विगुणित कोशिका। इन कोशिका में आधा गुणसूत्र माता से और आधा गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है विषमरूपी विभाजन या फिर इसे कहा जाता है हास विभाजन। दूसरा चरण होता है समरूपी विभाजन जो कि पूर्ण रूप से समसूत्री विभाजन के समान होता है, जबकि जो विषमरूपी विभाजन या फिर हास विभाजन होती है वह अलग होती है। अर्ध समसूत्री विभाजन के संबंध में हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो सामान्य कोशिका होती है वह पहले 2 भागों में विभाजित होती है। उसके पश्चात अगला चरण होता है उसमें यह पुनः 2-2 भागों में अर्थात कुल मिलाकर 4 नए संतति कोशिका का निर्माण होती है। तो यह 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में हास विभाजन में 2 बनेंगे, उसके पश्चात समरूप विभाजन में 1 कोशिका से 2 नई कोशिका का निर्माण होगा। इस प्रकार 4 संतति कोशिका का निर्माण होगा। सबसे पहले हम विषमरूपी विभाजन या फिर हास विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। विषमरूपी विभाजन या फिर हास विभाजन विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण होता है प्रोफेज 1। इस चरण में
सबसे पहले लेप्टोटीन अवस्था होती है। लेप्टोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वह लंबे और पतले होने से क्रोमोमियर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके पश्चात जो अगली अवस्था होती है उसे कहा जाता है जाइगोटीन अवस्था। इस अवस्था में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वह जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गुणसूत्र है वह जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था को कहा जाता है जाइगोटीन अवस्था। इस प्रकार जो जोड़े के गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है बाइवेलेट्स। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है। जाइगोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वह जोड़े में व्यवस्थित होते हैं और इसे ही कहा जाता है बाइवेलेट्स। इस अवस्था के पश्चात एक अन्य अवस्था होती है जिसे कहा जाता है पैकिटीन अवस्था। पैकिटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वह अपनी लंबाई में विभाजित होकर प्रत्येक जोड़े से 4 क्रोमेटिड का निर्माण होता है। अर्थात जो जोड़े में गुणसूत्र है वह अपने मध्य से विभाजित होती है और इस प्रकार इससे 4 नई क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है टेट्रावेलेंट। इस टेट्रावेलेंट में 2 मात्र क्रोमेटिड्स होते हैं और 2 पितृ क्रोमेटिड्स होते हैं। अर्थात जो 4 क्रोमेटिड्स बनते हैं उसमें से ये क्रोमेटिड्स यहाँ परिवर्तित होगा और ये क्रोमेटिड्स यहाँ परिवर्तित होगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर और इसी के माध्यम से जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वह स्थानांतरित होते हैं। इसके पश्चात जो अगला चरण होता है उसे कहा जाता है डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में जो बाइवेलेट्स होते हैं वह केंद्रक की दीवारों पर चले जाते हैं और जो केंद्रक कला होती है और केंद्रिका होती है वह लुप्त हो जाती है। उसके बाद जो अगला चरण होता है उसे कहा जाता है मेटाफेज 1। इस अवस्था में एक का सेंट्रोमियर दूसरे के सेंट्रोमियर के सामने चला जाता है और जो बाइवेलेट्स होते हैं वह तुर्क के बीचों बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके पश्चात जो अगला चरण होता है उसे कहा जाता है एनाफेज अवस्था। इस अवस्था में जो बाइवेलेट्स होते हैं उनके मध्य में विकर्षण उत्पन्न होता है और वह दोनों ध्रुवों की ओर खिसक जाते हैं। विकर्षण होता है तो वे एक दूसरे को दूर करते हैं और वह दोनों ध्रुवों के समीप पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात जो अगला चरण होता है वह होता है टेलोफेज अवस्था। इस अवस्था में जो क्रोमेटिड होते हैं वह यू और भी आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलोफेज अवस्था में जो क्रोमेटिड होगा वह आपस में इस प्रकार जुड़ जाएंगे और उससे यू और भी आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके पश्चात अगली प्रक्रिया होती है साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया। साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया में जो कोशिका द्रव होती है वह विभाजित होती है और इस प्रकार 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है और एक मात्र कोशिका से 2 नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन का जो पहला चरण होता है वह पूर्ण होता है। उसके पश्चात उसके मध्य में विश्राम अवस्था होती है अर्थात हास विभाजन जो पहला चरण है और समरूप विभाजन, इन दोनों के बीच की अवस्था को कहा जाता है विश्राम अवस्था। विश्राम अवस्था के पश्चात जो दूसरा विभाजन शुरू होता है वह होता है समरूप विभाजन। पहले चरण में हमें 2 कोशिका प्राप्त हुई, अब समरूप विभाजन में यह 2 कोशिका 4 कोशिका में विभाजित होगी। समरूप विभाजन जो होती है वह समसूत्री विभाजन या फिर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानी जाती है। हमने जो पढ़ा कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन, वही विभाजन पुनः इसमें संचालित होती है अर्थात समरूप विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होती है। इसमें भी 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में जो क्रोमेटिन जाल होती है वह संगनित होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेती है। उसके पश्चात जो अगला चरण होता है वह होता है मेटाफेज अवस्था। ये सभी के बारे में हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था। मेटाफेज अवस्था में जो केंद्रक और केंद्रिका होती है वह लुप्त हो जाती है और जो गुणसूत्र के सेंट्रोमियर होते हैं वह 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं वह केवल द्विगुणित सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। उसके पश्चात जो अगली अवस्था होती है वह होती है टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज अवस्था में जो केंद्रिका होती है उसका पुनः निर्माण होता है। पुनः निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात एक अगुणित केंद्रक के द्वारा 4 अगुणित केंद्रक का निर्माण होता है और इस प्रकार जो कोशिका द्रव होती है वह विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करती है। तो सबसे पहले जो मातृ कोशिका होती है वह पहले चरण में 2 कोशिका बनाती है और उससे जो अगला चरण होता है उसमें 4 कोशिका का निर्माण होता है अर्थात ये कोशिकाएं पुनः विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है और विभाजन की प्रक्रिया में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आधी हो जाती है। इस कारण इसे न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। और जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके माध्यम से अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली होती है और अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली से जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार हमने कोशिका विभाजन के दोनों रूपों को पढ़ा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।